बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंकर पर्सन जो हमारे दोस्त थे, शहीद हुए थे जुलाई 2019 में, मुरीद अब्बास साहब। उनकी बात करेंगे कि किस तरीके से उनके कातलों को छोड़ रही है सिंध की हाई कोर्ट। और फिर हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ की एक ताज़ा तस्वीर सामने आई है और उस हवाले से नवाज़ शरीफ के करीब समझे जाने वाले और भी यानी उनके लिए रहमदिल समझे जाने वाले काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बजाय अपना जवाब देने के एक दर्जन सवालात मज़ीद खड़े कर दिए हैं शहज़ाद अकबर साहब पे, जो अकाउंटेबिलिटी कर रही हैं इस मुल्क के अंदर। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर ख़ास हैं वो। उस हवाले से भी हम बात करेंगे कि ये कल्चर कैसा कल्चर है कि बजाय अगर मुझे कुछ और कहता है तो मुझे उसका जवाब देना चाहिए, बजाय इसके कि मैं जो सवाल कर रहा हूँ, अकाउंटेबल कर रहा हूँ, मुझे मैं उसके ऊपर सवाल खड़ा कर दूँ और कहूँ कि जी ये देखें जी इसने तो ये किया मेरे साथ, और ये जवाब दे कि ये मुझसे सवाल क्यों कर रहा है। ये कैसा कल्चर है। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं हमारे दोस्त थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, जन्नतुल फिरदौस में उनके दर्जात बुलंद करे, मुरीद अब्बास साहब। मुरीद अब्बास बहुत दबंग आदमी थे, बड़े ईमानदार दोस्त थे हमारे, और बड़ी यानी दोस्तों की केयर करने वाले, यारों के यार थे। उनको 9 जुलाई 2019 को कराची के अंदर उनके बिज़नेस पार्टनर थे आतिफ़ ज़मान, उन्होंने कत्ल किया और उसके सारे तमाम तर शवाहिद सामने आ गए। वो आतिफ़ ज़मान और उसके भाई भी पकड़े गए, आदिल ज़मान, और फिर हमने देखा कि उसकी CCTV फुटेज भी आ गई, उसके गवाह भी सामने आ गए। वो उमर रेहान जो थे, जो मुरीद अब्बास के दोस्त थे, बिज़नेस पार्टनर थे, वो जो वहाँ से जो सर्वाइव कर गए थे, वहाँ से निकल गए थे फ़ौरन, आपने वीडियो में भी देखा था। अब वो चलता रहा केस, कभी उसके अंदर से जो दहशतगर्दी की दफ़ात थी वो शामिल कर दी जाती थी, कभी दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म कर दी जाती थी। तो इस तरीके से जो केस चलता रहा, तो वो पहले दिन से यानी हमें महसूस हो रहा था कि अदालतें शायद उस केस को सुनने में उतनी संजीदा नहीं थी जितनी दहशतगर्दी के उस केस को सुनने में और उसको सुलझाने में और मुजरिमों को, कातलों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में सीरियस होना चाहिए था। उतने सीरियस जजेस हमें नहीं दिखाई दी। और फिर हमने देखा कि आदिल ज़मान को कराची की सिंध हाई कोर्ट ने छोड़ दिया और बड़ी अजीब व गरीब किस्म की मंतके देने के बाद कोई सुनवाई नहीं हो सकी। और ये वो केस था जो एक इम्पॉर्टेंट केस था, यानी आप मुल्क की अदालतों का जो निज़ाम चल रहा है उसका अंदाज़ा करें कि ये एक इम्पॉर्टेंट केस था। लेकिन बदकिस्मती से शरीफों और जरदारियों का केस नहीं था, ये था एक आम शख्स का केस, एक आम पाकिस्तानी का केस। हालांकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट केस था हम सब के लिए, लेकिन जजेस के लिए शायद वही केसेस इम्पॉर्टेंट होते हैं। उन्हीं केसेस में उनको ज़्यादा वो तवज्जो देते हैं जिन केसेस में शरीफों और जरदारियों का कोई थोड़ा बहुत लेना देना हो। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो तस्वीर नवाज़ शरीफ के सामने आई है उसका भी उसी अदालती निज़ाम से, उसी बदबूदार और मकरूह जो अदालती निज़ाम है पाकिस्तान का, उसके साथ ताल्लुक़ है जिस अदालती निज़ाम के साथ ताल्लुक़ है मुरीद अब्बास शहीद का। कि एक वक्त में जब हम देख रहे हैं कि मुरीद अब्बास अपनी जान गंवाने के बाद भी इंसाफ का तलबगार है, उसका छोटा सा बच्चा 2 साल का वो इंसाफ का तलबगार है, भाभी हमारी वो इंसाफ की तलबगार हैं, उसका ख़ानदान जो है मियाँ वाली के अंदर वो इंसाफ का तलबगार है। लेकिन इंसाफ मिल रहा है तो सिर्फ़ उनको जो अपने प्लेटलेट्स के झूठी रिपोर्ट्स देकर, झूठे दावे यहाँ से करके बाहर जा चुके हैं। नवाज़ शरीफ साहब जिस तरह यहाँ से निकले, इस निज़ाम की आंखों में धूल झोंक कर जिस तरह वो यहाँ से निकले, वो अब सबके सामने है। और अब हम उनकी तस्वीर देखते हैं, कभी वो शॉपिंग कर रहे होते हैं, कभी वो हवाखोरी करने बाहर जाते हैं। हालांकि जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि जब वो यहाँ से जा रहे थे और जिस तरीके से हमारे मीडिया ने, हमारे वजीफ़ाखोर बदबूदार बिके हुए सहाफ़ियों ने जिस तरह लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग की, नसीम ज़हरा साहब तो साहिबा ऐसे लगता था जैसे दुनिया की जो प्लेटलेट्स है या ब्लड के हवाले से जो सबसे अहम दुनिया की नंबर 1 एक्सपर्ट हैं डॉक्टर्स के हवाले से, वो मैडम हैं नसीम ज़हरा साहिबा। लेकिन उनके अलावा और भी सारे लोग उस वक्त हम देखते थे कि लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग थी कि अभी इतने लाख इतने हज़ार, अभी इतने लाख इतने हज़ार, अभी इतने लाख इतने हज़ार, इतने 100, इतने प्लेटलेट्स जो हैं या वाइट ब्लड सेल्स या इतने रेड ब्लड सेल्स ये उनके जिस्म के अंदर दौड़ रहे हैं। और अगर इसमें से इतने कम हुए
तो खुदा न खास्ता नवाज़ शरीफ साहब जो है वो शायद जवाब दे जाएं। इस हवाले से गेम बनाई गई, रिपोर्ट्स को टेम्पर किया गया, सारा निज़ाम मैनेज किया गया और उनको बाहर निकाला गया। और जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान ने डील करके बाहर भेजा, मेरा पहले दिन से जो इन्फॉर्मेशन है, ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा, तज्जिया नहीं कर रहा, ये इन्फॉर्मेशन ये है कि उनको डील नहीं दी गई थी, उनको ढील दी गई थी इंसानी बुनियादों के ऊपर। क्योंकि इस निज़ाम ने, इस मुल्क के वज़ीर आज़म जो 1.5 साल पहले इस निज़ाम के अंदर आए हैं, उनको बताया कि नवाज़ शरीफ मरने वाले हैं और अगर नवाज़ शरीफ मर गए तो वो भुट्टो की तरह हमेशा ज़िंदा रहेंगे, चाहे उनके सूबों में जो कुछ भी हो, उनकी पार्टी जो कुछ करे, भुट्टो साहब की तरह नवाज़ शरीफ भी ज़िंदा हो जाएंगे और हमेशा ज़िंदा रहेंगे। और फिर अगर वो ज़िंदा रहे तो निज़ाम हमेशा मरा रहेगा, लिहाजा उनको जाने दिया जाए। तो इमरान खान साहब ने फिर वफाकी काबीना के अंदर भी बड़े ज़ोर शोर से अपने वज़ीरों को मनाया जो कि नहीं जाना देना चाहते थे। उनको कहा कि इंसानी बुनियादों के ऊपर हमें जाने देना चाहिए नवाज़ शरीफ को। अगर नवाज़ शरीफ को कुछ हो जाता है और वो सारा फिर ज़ाहिर है इमरान खान के ऊपर डाला जाना था। और ये वो मीडिया है, बदबूदार वजीफ़ाखोर मीडिया, कि अगर उन नवाज़ शरीफ को कुछ हो जाता तो इन्होंने क़यामत तक इमरान खान को माफ़ नहीं करना था और रोज़ाना उसके ऊपर ट्वीट्स भी करनी थी, उसके ऊपर कॉलम्स भी लिखने थे, उसके ऊपर टॉक शोज़ भी करने थे। लेकिन जब वो चले गए इस निज़ाम को ख़राब करके, हमने देखा कि वो जिन्होंने स्ट्रेचर के ऊपर जाना था, जहाज़ के ऊपर चढ़ना था, वो जनाबे वाला अपनी सीढ़ियाँ ख़ुद चढ़ के और किसी का सहारा लिए बगैर वहाँ जाके बैठ गए। वज़ीर आज़म भी हैरान है, हम सारे भी हैरान हैं कि इतना जो करीबुल मर्ग शख्स था, इतना मरीज़ था शदीद किस्म का, वो किस तरीके से ख़ुद चलता हुआ वहाँ पहुँच गया। फिर हमने देखा कि उनके वो जो बेटे हैं, जिनके बारे में शेख रशीद कहते हैं कि जिस उम्र में हमारे बच्चों का शनाख्ती कार्ड नहीं बनता, उस उम्र में ये लोग अरबपति बन गए, खरबपति बन गए। वो यानी मासूम सी शक्लो सूरत वाले हुसैन नवाज़, वो कहते हैं कि जी मेरा बाप हवाखोरी करने के लिए बाहर गए थे। तो वो जो कभी हम देखते हैं कि हवाखोरी करने के लिए बाहर गए होते हैं, कभी हम देखते हैं कि वो चाय पीने के लिए जाते हैं, कभी वो शॉपिंग करने के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन जब मुल्क के अंदर बुलाया जाए तो वापसी का कोई निशान नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है, कोई हौसला नहीं है। और यहाँ पे जो उनकी बेटी हैं, जो मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा हैं, उन्होंने जब उनके वालिद साहब की तस्वीर लगाई गई, उसके साथ जिन लोगों ने जो ट्वीट्स की तो उनको रीट्वीट्स किया उन्होंने बहुत ज़्यादा। उसके अंदर किसी ने गालियाँ दी हुई थी, उन्होंने नहीं देखा, किसी ने बुरा भला कहा हुआ था, किसी ने किसी और जमात के लोगों को जहन्नमी कुत्ते कहा हुआ था, उन्होंने नहीं देखा और उन्होंने रज दज के रीट्वीटें भी की। और फिर साथ उन्होंने थोड़ा सा, यानी वो जो एक चीज़ अब उनके हवाले से कही जा रही है कि वो खामोश क्यों हैं, तो वो खामोशी भी उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, तोड़ी नहीं अभी तक, क्योंकि अभी तक भी उनको रिलीफ़ मिल रहा है। इस निज़ाम से मरीम नवाज़ को रिलीफ़ मिल रहा है और यही वजह है कि वो अभी तक खामोशी को नहीं तोड़ रही। वो ललकार जो हमें निकाले जाने के बाद बुग़्ज़ से भरे हुए हैं, मुझे क्यों निकाला की जो ललकार थी वो अब थम सी गई है और ये उस वक्त तक, उस घड़ी तक थमी रहेगी जब तक इनको रिलीफ़ मिलता रहेगा। जिस लम्हे नवाज़ शरीफ का रिलीफ़ ख़त्म होगा, मरीम नवाज़ को दोबारा जेल जाना पड़ेगा, तो वो आखिरी लम्हा होगा इस पूरी मसलिहत का, इस पूरी मुनाफ़क़त का, और फिर वो उनका खुलकर चेहरा सामने आ जाएगा। और आखिरी जो टॉपिक है वो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का। उनके हवाले से एक सदारती रेफरेंस जो है वो दायर किया गया है। उनकी जायदाद, उनके बच्चों की जायदाद जो है, अनडिक्लेयर जायदाद जो है, उस हवाले से एक रेफरेंस है, सदारती रेफरेंस। उसके ऊपर बात हो रही है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो चाहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है, जो समाअत हो रही है, वो ना हो। उस हवाले से पहले दिन से हमने देखा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस हवाले से बजाय जवाब देने के, जो हमने उससे पहले पनामा में देखा था कि कई 100 मरतबा, यानी हज़ारों मरतबा जजेस ने पूछा था कि आप सारी बातें छोड़ दें, आपने जो पैसे बाहर भेजे, जो आपके पैसे कतर से, सऊदी अरब से, लंदन से, पाकिस्तान से, ये जो UAE में घूमते रहे हैं इन 5 मुल्कों में, वो आप उनकी कोई एक रसीद दिखा दें। रसीद नहीं थी, लेकिन जवाबात हज़ारों थे। वो रज़िया के जो है ना वो अफ़साने थे, जिस तरह वो कहते थे अपना शेख रशीद साहब के ये अफ़साने हैं, अजीब व गरीब रंगीन किस्म के अफ़साने सुनाए गए। अब वही अफ़साने जो हैं वो उस जज की तरफ से सुनाए जा रहे हैं जिसने मुस्तकबिल में चीफ़ जस्टिस बनना है और जिन्होंने एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस था
शरीफ ख़ानदान का, उस केस को ख़त्म किया जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने। अब वो भी बजाय जवाब देने के, बजाय रसीदें देने के, कोई 1 दर्जन सवालात मज़ीद उठा कर ले आए हैं बैरिस्टर शहज़ाद अकबर पर, और वो चाहते हैं कि जिसने उनसे सवाल किया है उसको सवाल करने की इजाज़त ना दी जाए और उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए और वो कोई सवाल ना खड़े करें। तो ये है एक हमारा बदबूदार और अफसोसनाक चेहरा हमारे अदालती निज़ाम का कि एक तरफ मुरीद अब्बास 1 साल गुजरने के बावजूद उसके कातिल छोड़े जा रहे हैं, उसकी बेवा और उसका बच्चा और उसके सारे दोस्त, उसके घर वाले, उसके बूढ़े माँ बाप, उसके भाई, वो सारे इंसाफ के मुंतज़िर हैं। लेकिन इंसाफ मिला तो नवाज़ शरीफ को इसी निज़ाम से, इसी अदालती निज़ाम से। और आज वो वहाँ पे चाय पी रहे हैं, कभी कॉफ़ी पी रहे हैं और कभी जो है वो शॉपिंग करते फिर रहे हैं। फिर जो इंसाफ के रखवाले हैं इस मुल्क में, सबसे बड़े इदारे जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जिन्होंने इंसाफ देना है, वो बजाय अपने ऊपर किए गए सवालात के जवाबात देने के, वो उल्टा इंसाफ का और अकाउंटेबिलिटी का, एहतसाब का जो निज़ामी हुकूमत लाई है उसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो आखिर ये जो मुनाफ़क़त है हमारे अदालती निज़ाम के अंदर, ये कब तक कायम रहेगी? बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।